हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विलियन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और क्लास 12 का विलियन चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान से समझेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है, ठीक ना। अर्धपारगम्य झिल्ली बच्चों एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा विलयन में, अगर हम लोग विलायक के कण की बात करें तो विलयन में जो विलायक के कण होते हैं वो विलायक के कण ही आर पार हो पाते हैं। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के कण ही केवल क्या हो सकते हैं? आर पार हो सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम लोग नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर, देखिए, ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के कण ही हो पाते हैं उन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऐसी झिल्ली जिनके द्वारा केवल विलायक के कण ही आर पार हो पाते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना। अर्धपारगम्य झिल्ली को एसपीएम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना। तो इसको हम लोग शार्ट में एसपीएम लिखते हैं। एसपीएम द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ध्यान देते हैं बच्चों, यदि हम लोग किशमिश की बात कर लें या अंगूर की झिल्ली की बात कर लें, किशमिश या अंगूर का जो बाहरी आवरण होता है ना, जो बाहरी झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। या फिर अंडे की झिल्ली की बात कर लें, जब भी हम लोग अंडे को उबालते हैं तो देखते हैं उस पर एक पतली झिल्ली जैसी संरचना प्राप्त होती है ना। तो उस झिल्ली की बात कर रहे हैं, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगी। अगर हम लोग कॉपर फेरोसाइनाइड की बात कर ले बच्चों, तो कॉपर फेरोसाइनाइड भी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना, अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण करते हैं। सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली अगर कोई बनती है तो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनती है। किसकी बनती है बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली बनती है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक है हम लोगों का परासरण, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं आस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? परासरण या आस्मोसिस। ध्यान देंगे, देखिए, परासरण या आस्मोसिस को अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा हम लोग इस फिगर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बीच में हमने लगाया है एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली। एक तरफ लिया है सांद्र विलयन और एक तरफ लिया है तनु विलयन। तनु विलयन का जो दाब है, तनु विलयन पे लगने वाला जो दाब है वो P1 है, और सांद्र विलयन पर लगने वाला दाब क्या है? P2 है। यहाँ पे कंडीशन हमने लिखा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि P1 पे दाब अधिक लग रहा है और P2 पे दाब कम लग रहा है, ठीक ना। तो यदि हम लोग इस तरह से बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो तनु विलयन के विलायक के कण है, तनु विलयन में जो विलायक होगा उस विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की तरफ गति करना प्रारंभ कर रहे हैं ना। तो तनु विलयन से जो विलायक के कण है सांद्र विलयन की तरफ अगर गति करते हैं तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं बच्चों? इस घटना को या इस क्रिया को परासरण कहते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा गया है। दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। देखो, दो अलग अलग सांद्रता, इधर सांद्र विलयन और इधर तनु विलयन, दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगी हुई है, ठीक ना, पृथक किया जाता है। तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, यानी जो विलायक के कण होंगे वो तनु विलयन से किधर? सांद्र विलयन की तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं या गति करने लगते हैं। तो विलायक के कणों की इस गति को, यानी जो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति कर रहे हैं ना, तो विलायक के कणों की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं हम लोग, ठीक ना। अब एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं कि परासरण का मतलब क्या हुआ। हमने आपको अभी बताया कि हमारे पास दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन है और उन सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करना है, पृथक करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे और एक तरफ तनु विलयन और एक तरफ सांद्र विलयन, ठीक ना, दोनों को व्यवस्थित कर देंगे। अब होगा क्या कि तनु विलयन से जो विलायक के कण होंगे, किसके कण? विलायक के कण, ठीक ना, विलायक के कण
ये सांद्र विलयन की तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी झिल्ली के आर पार तो हो ही जाते हैं, ठीक ना। तो ये सांद्र विलयन की तरफ क्या करते हैं, गति करना प्रारंभ करने लगते हैं। और जब ये तनु विलयन में विलायक के जो कण हैं ये सांद्र विलयन की तरफ गति करने लगते हैं, तो इनकी कणों की गति को ही हम लोग कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं, ठीक है। परासरण की क्रिया की अगर हम बात करें तो परासरण की क्रिया तब तक संपन्न होती है जब तक कि दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर नहीं हो जाती हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखा भी गया है परासरण की क्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं, ठीक ना, आपस में बराबर नहीं हो जाती है। जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी तब तक परासरण की क्रिया होगी, यानी विलायक के कण आर पार होते रहेंगे। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं परासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक ना। परासरण के प्रकार, यदि हम लोग परासरण के प्रकार की बात करें बच्चों तो परासरण दो प्रकार का होता है ना। एक होता है अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण, ठीक ना। अंतः परासरण एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ठीक ना। अंतः परासरण को हम लोग बोलेंगे एंडोस्मोसिस और बाह्य परासरण को बोलेंगे एक्सोस्मोसिस, ठीक ना। जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग अंतः परासरण की बात करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए अंतः परासरण में हमने किया क्या, हम यहाँ पे एक छोटी सी संरचना बनाए हुए, इसको जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास एक किशमिश है, ठीक ना। किशमिश की अगर हम बात करें तो किशमिश को जैसे ही हम लोग जल में डालते हैं, है ना, यानी किशमिश को भिगोया जाता है जल में, जैसे ही हम लोग डालते हैं तो होता क्या है कि किशमिश का जो बाहरी आवरण है बच्चों वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करता है, अभी हमने बताया, ठीक है। तो किशमिश का बाहरी आवरण अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रहा है, और जैसे ही हम लोग इसको जल में डालेंगे तो जो जल के कण होंगे इसके बाहरी आवरण से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो जल के कण बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी परासरण की क्रिया अंदर की तरफ हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंतः परासरण। क्या बोलेंगे, अंतः परासरण। देखिए जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, ठीक ना। जल के जो अणु होते हैं बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, तो इस घटना को अंतः परासरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे बच्चों, अंतः परासरण। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपके पास जल है, जल में अगर हम किसी किशमिश को क्या कर रहे हैं, डिबो रहे हैं, तो किशमिश का बाहरी आवरण अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रहा है, और अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करेगा जो जल के कण होंगे बाहर से अंदर की तरफ किशमिश के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। तो अगर जल के कण बाहर से किशमिश के अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं बच्चों, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः परासरण। क्या बोलेंगे, अंतः परासरण, ठीक ना। हम लोग दूसरी टॉपिक की बात करते हैं, दूसरा है बाह्य परासरण, एक्सोस्मोसिस की बात करते हैं। देखिए बाह्य परासरण का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक अंगूर है, ध्यान से समझेंगे बच्चों क्योंकि इनकी परिभाषा हम लोग किसी न किसी एग्जाम्पल पे ही दे सकते हैं, ठीक ना। ध्यान देंगे सभी लोग। हमारे पास एक अंगूर है और अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में, जैसे हम लोग चीनी को मिला दिए जल में, ठीक ना, तो चीनी का गाढ़ा विलयन अगर हमने बना दिया तो उसको हम बोलेंगे चीनी का संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में अगर अंगूर को हम लोग डुबोते हैं तो अंगूर के अंदर का जो अंगूर का रस होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जल के कण, ठीक ना, अंगूर का जो रस होगा बच्चों वो चीनी के विलयन की तुलना में क्या होगा, पतला विलयन होगा, ठीक ना, तनु विलयन होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डुबोएंगे तो अंगूर के रस जो होंगे वो अंगूर से इसके बाहरी आवरण से होते हुए विलयन में चीनी के सांद्र विलयन की तरफ क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। तो तनु विलयन में जो विलायक के कण है वो किधर गति कर रहे हैं, अंगूर से विलयन की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ गति कर रहे हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे बाह्य परासरण। देखते हैं, किसी अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डुबोया जाता है ना, किसी अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डुबोया जाता है तो जल के कण, यानी जल के कण का मतलब अंगूर के रस की बात कर रहा है, ठीक ना। जल के कण अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं। जल के कण क्या होने लगते हैं बच्चों, यानी अंगूर के जो रस होते हैं वो अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण जो अंगूर होता है वो पिचक जाता है।
अंगूर क्या होता है, इस टाइप का शेप आ जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए जल के कण या अंगूर के जो रस है तो इसमें भरे हैं, तो ऐसा गोलाकार लगभग दिख रहा है, ठीक ना। लेकिन जैसे ये जल के कण बाहर निकल जाएंगे, ये अंगूर ऐसा पिचका हुआ दिखाई देगा, ठीक ना, पिचक जाता है। तो इस घटना को बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस घटना को बाह्य परासरण कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जाने, परासरण क्या होता है, परासरण के दोनों प्रकार अंतः परासरण और बाह्य परासरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।